Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 17th of March 2021। तो 17 मार्च 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट की, जिसमें पॉलिटी का पार्ट स्टार्ट हुआ है अभी, एंड इसके पहले इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमिक्स वाला पार्ट कंप्लीट हुआ है, साइंस एंड टेक का पार्ट कंप्लीट है और इन्वायरमेंट वाला पार्ट कंप्लीट है करंट अफेयर्स पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको ज्वाइन करना है यू कैन स्टिल ज्वाइन एंड यू विल बी गेटिंग द वीडियोज ऑफ द लास्ट लेक्चर्स ऑल्सो, पूरे आपको मिल जाएंगे एंड आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। तो स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ। पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देना है। तो मनकिड़िया लोढ़ा खड़िया ट्राइब दे बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। मनकिड़िया लोढ़ा एंड खड़िया ट्राइब्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ऑप्शंस आर ए असम, बी उड़ीसा, सी झारखंड या डी मध्य प्रदेश। Question number 2 is Welby Commission set up in British India concerned an inquiry into। तो वेल्बी कमीशन जो बनी थी ब्रिटिश इंडिया में, वो इनमें से किस काम के लिए बनी थी? ऑप्शंस आर ए एजुकेशन रिफॉर्म्स इन इंडियन यूनिवर्सिटीज, बी एट्रोसिटीज ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर, सी रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी या डी ड्रेन ऑफ वेल्थ इशू। तो आपको बताना है कि वेल्बी कमीशन इनमें से कौन से कारणों से बनी थी। थर्ड इज द पोलीगार रिवोल्ट ऑफ द 19th सेंचुरी वॉज रूटेड इन। पोलीगार रिवोल्ट इनमें से किस कारण से हुआ था? ऑप्शंस आर ए जनरल डिसकंटेंटमेंट विद द फॉरेन रूल, बी ऑप्रेसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम, सी कंट्रोल ऑफ ट्राइबल फॉरेस्ट एंड राइवल स्ट्रीम्स एंड रिवर स्ट्रीम्स बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट या डी एनमिटी ऑफ द ट्राइबल्स विद non-tribals। So these are the three questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. Now let's see the map of the day exercise। तो मैप ऑफ द डे में जो मैप आज मैंने लिया है वो है ब्लैक सी का, ब्लैक सी मैप, और इसके अगल बगल की कंट्रीज एंड कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज, उनका ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है ना, तो ये हम सारा चीज़ें देखेंगे एक करके। सबसे पहले आपको बता दूं, उस दिन मैंने आपको एक दो दिन पहले बताया था, एक ऑर्डर बताया था एडीएम बीबी मैंने आपको बताया था, एडीएम बीबी बताया था ना। अब एडीएम बीबी जो है बेसिकली वो आपका कहना चाहिए कि एजेंसी, ए से एजेंसी, डी से डार्डेनल्स, एम से मार्मरा, सी ऑफ मार्मरा, फिर बीबी में एक है बॉस्फोरस स्ट्रेट है, एंड देन लास्ट भी है ब्लैक सी का। ठीक है ना, एडीएम बी याद रखिएगा। एडीएम बीबी में एजियन सी, डी से डार्डेनल्स, एम से मार्मरा, सी ऑफ मार्मरा, फिर अगेन पहला बी जो है वो है बॉस्फोरस स्ट्रेट एंड जो अगला बी है वो है ब्लैक सी। ये ऑर्डर है वेस्ट टू ईस्ट में इन वाटर बॉडीज का। उसके बाद एक और वाटर बॉडी है सी ऑफ अजोव, है ना। तो एडीएम बीबी ए, तो यहां से आप याद रखेगा अजोव भी याद कर लीजिए। अब इसको ऐड कर लीजिए, जब ब्लैक सी हम देखेंगे तो ब्लैक सी के आगे आपको एक सी ऑफ अजोव भी देखो जुड़ा हुआ दिख रहा है ना। और बीच में कर्च स्ट्रेट है, देयर इज अ कर्च स्ट्रेट, कर्च नाम की जगह भी आपको दिख रही होगी, वहां पे कर्च है एंड वो बीच में आता है बिटवीन द ब्लैक सी एंड द सी ऑफ अजोव। अब ब्लैक सी के अराउंड जो कंट्रीज हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो सबसे नीचे टर्की, टर्की तो दिख ही रहा होगा, है ना आपको। पूरा इसका साउथ से जो कवर करता है, ब्लैक सी को साउथ से पूरा कवर करता है टर्की। फिर आपको वेस्ट में देखो दिख रही होगी यहाँ पे बुल्गारिया, दैट इज द फर्स्ट बुल्गारिया। देन आपको ऊपर रोमानिया दिख रहा होगा, है ना, बुल्गारिया रोमानिया। और नॉर्थ में आपको दिख रहा होगा यूक्रेन। ओके, नॉर्थ में आपको क्या दिख रहा होगा? यूक्रेन दिख रहा होगा। ठीक है, फिर आप जैसे ही ईस्ट साइड आएंगे तो इसमें आपको ईस्टर्न साइड पे रशिया दिख रहा होगा, दिस इज द रशिया। देन आपको नीचे यहाँ जॉर्जिया दिख रहा होगा, है ना, जॉर्जिया दिख रहा होगा। तो ब्लैक सी के अराउंड की जो कंट्रीज हैं वो हैं बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की। दीज आर द 6 कंट्रीज अराउंड द ब्लैक सी। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? बुल्गारिया, रोमानिया एंड यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया एंड टर्की। दीज आर द 6 कंट्रीज अराउंड द ब्लैक सी। इनको याद रखिए। देखो क्या है कि मैप भी लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि मैप मैं हर दिन अलग ही मैप करा सकता हूँ। मैं आपको ट्यूनीशिया का मैप या ऐसे छोटी छोटी बहुत कंट्रीज का मैप भी नहीं दिखा सकता, है ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप मुझे हर दिन एक ऑप्शंस कमेंट सेक्शन में दिया करें कि मैं किस चीज़ का मैप अगले दिन बताऊं, है ना। तो जो बेस्ट ऑफ द ऑप्शंस रहेंगे, और मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट आउट भी दूंगा उसमें कि जिसने भी बेस्ट ऑफ द मैप बताएंगे तो उसका मैप ही मैं सेलेक्ट करूंगा। ठीक है ना, तो आप लोग आप ऑप्शंस मुझे दिया करें इन द कमेंट सेक्शन कि अगले दिन किसका मैप मैं बताऊं, है ना। सो दिस इज द गुड थिंग। इसमें क्या है कि मेरे को भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि कौन सा मैप बताना है। एटलीस्ट जो आपकी नीड बेस्ड चीज़ें रहेंगी वो अपन डिस्कस कर सकेंगे,
है ना। अदरवाइज क्या होता है कि मैप्स भी लिमिटेड हैं, अपन ब्लैक सी कर रहे हैं, 4 दिन बाद फिर से ब्लैक सी आ जाएगा। तो इस कारण से ज़्यादा बेटर ये है कि आपकी नीड बेस्ड हिसाब से अपन मैप को एक्सरसाइज करें। एंड आप लोग को जो लगता है कि इंपॉर्टेंट मैप्स हैं, आप मुझे खुद बता दिया करिए कि ये मैप सर इंपॉर्टेंट है, इसमें समझ नहीं आ रहा कि क्या इंपॉर्टेंट पढ़े क्या नहीं पढ़े, उस हिसाब से अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। जो बेस्ट ऑप्शन रहेंगे अपन उसको उठाएंगे। तो आज मैंने आपको ये ब्लैक सी बता दिया, अगल बगल की कंट्रीज बता दी, और एडीएम बीवी मतलब जिसकी बीवी एडीएम हो, मैंने आपको कोड बताया था उस दिन एडीएम बीवी, तो उसके लिए ए फॉर एजियन सी, डी फॉर डार्डेनल्स, एम फॉर सी ऑफ मार्मरा, बी फॉर बॉस्फोरस स्ट्रेट, एंड अगेन बी फॉर ब्लैक सी, और अब लास्ट एक उसमें ए और जुड़ गया, अजोव, है ना, सी ऑफ अजोव। तो दैट इज अनदर वाटर बॉडी। तो ये वेस्ट टू ईस्ट कॉर्डर आप जरूर याद रखिएगा, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ब्लैक सी के बाद आपको सी ऑफ अजोव मिलेगा, ये भी आप याद रखिएगा, है ना। सो ये मैप था ब्लैक सी का। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे आंसर्स मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे कि मनकड़िया, लोढ़ा एंड खड़िया ट्राइब्स बिलोंग टू विच प्लेस, तो दे बिलोंग टू द उड़ीसा स्टेट। उड़ीसा स्टेट में मनकड़िया ट्राइब, एक्चुअली देखो जैसे खड़िया ट्राइब देखोगे तो झारखंड में भी मिलेगी, लेकिन मनकड़िया इज फ्रॉम उड़ीसा ओनली, तो ये बेसिकली ज्यादा करस्पॉन्ड कर रहा है टू उड़ीसा, तो बी विल बी द आंसर। दूसरा क्वेश्चन था वेल्बी कमीशन सेटअप की गई थी ब्रिटिश इंडिया में फॉर द इंक्वायरी इनटू। वेल्बी कमीशन क्यों सेटअप की गई थी? तो वेल्बी कमीशन बेसिकली सेटअप की गई थी फॉर द ड्रेन ऑफ वेल्थ इशू। याद रखिएगा, वेल्बी कमीशन क्यों सेटअप की गई थी? फॉर द ड्रेन ऑफ वेल्थ इशू, ठीक है ना। और मतलब वेल्बी कमीशन बेसिकली 1895 में स्टैब्लिश हुई थी, ये भी याद रखिएगा 1895 में। और ये एक्चुअली जो एक्सपेंडिचर था उसको ही मेजर करने के लिए, ठीक है, इसका नाम भी आई थिंक रॉयल कमीशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपेंडिचर था इसका नाम, रॉयल कमीशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इसका नाम था। तो वेल्बी कमीशन 1895 में स्टैब्लिश की गई थी। और जब दादा भाई नौरोजी का आपको पता होगा वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ का स्टेटस, है ना, तो वो पहले इंडियन थे जिन्होंने की बताया था कि किस तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, तो उसके बाद वेल्बी कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था। दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और अगला जो क्वेश्चन मैंने पूछा था वो पूछा था आपसे पोलीगार रिवोल्ट के बारे में। तो पोलीगार रिवोल्ट एक्चुअली ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम के कारण हुआ था। याद रखिएगा, पोलीगार रिवोल्ट किसके कारण हुआ था? ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम के कारण। और ये कुरनूल में हुआ था 1799 से 1805 के बीच में। कुरनूल में हुआ था। कुरनूल अगर आप देखें तो प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में है। और साउथ इंडिया का रिवोल्ट है एक तरीके से पोलीगार भी ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अगेंस्ट हुआ था। और 1799 से 1805 के बीच में हुआ था पोलीगार रिवोल्ट। 1799 से 1805 के बीच में हुआ था कुरनूल में पोलीगार रिवोल्ट। याद रखिएगा, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये आपको याद रखना है। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। आई होप यू गॉट समथिंग टू लर्न फ्रॉम दीज क्वेश्चंस। आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में। तो पहली जो न्यूज है वो है ओल्डर आईआईएम्स लैग बिहाइंड न्यूअर वंस इन इन्फोर्सिंग द कोटा रूल। कल मैंने आपको एक न्यूज बताई थी जिसमें बताया था कि जो आईआईएम्स हैं और जो आईआईटीज हैं वहां पे कोटा रूल फॉलो नहीं हो पा रहा है। कोटा रूल मतलब कि जो प्रोफेसर्स की भर्ती है, जो प्रोफेसर्स की वैकेंसीज हैं, वो SC ST और OBC कैटेगरी में बहुत ज़्यादा है। मतलब कि SC ST और OBC कैटेगरी में उनके यहाँ जो प्रोफेसर्स की टोटल वैकेंसीज हैं वो फुलफिल्ड नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर आज उसी का एलैबोरेशन आया है कि कल तो हमने देखा कि आईआईएम्स और आईआईटीज में वैकेंसी है, आज ये बोल रहे हैं कि ओल्डर आईआईएम्स जो हैं दे लैग बिहाइंड द न्यूअर वंस। मतलब पुराने आईआईएम्स और ज्यादा लैग बिहाइंड करते हैं। इनफैक्ट नागपुर में अगर आप देखो, नागपुर में ये टेबल देखो बनी हुई है, आईआईएम नागपुर का अगर आप स्टेटस देखो तो SC कैटेगरी के 0 प्रोफेसर हैं, ST के 0 हैं, OBC के 0% हैं, जनरल 100% हैं। मतलब जितनी वैकेंसी उसके आईआईएम कोलकाता की बात करें तो SC कैटेगरी में 0% है, ST कैटेगरी में 0% है, OBC में 3% है, जनरल कैटेगरी के 97% है। लखनऊ में बात करें तो SC का 1%, 0% ST, 2% OBC, 95% जनरल कैटेगरी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आईआईएम्स में और आईआईटीज में जो SC ST OBC का कोटा है वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं। एंड बीच में भी उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी गवर्नमेंट से कि आप ये कोटा रूल जो है प्रोफेसर्स के लिए हटा दिया जाए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मेरिट का सवाल है। ऐसा आईआईटी और आईआईएम्स का कहना है कि मेरिटोक्रेसी के साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते फॉर दैट रीजन, है ना।
This is what they have said. And less than 10% of the faculty were from SC, ST और OBC communities in 9 out of 16 IIMs. 16 में से 9 IIM में SC, ST, OBC कैटेगरीज के जो प्रोफेसर्स हैं, फैकल्टीज हैं, वो 10% से भी कम है. दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट कमिंग आउट. एंड ये अब देखते हैं आगे क्या गवर्नमेंट क्या रूल इसमें लेती है और सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इसको आगे बढ़ाती है. सो दैट विल बी अ थिंग टू वॉच, है ना. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है. तो दिल्ली रिमेन्स द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल एज पर द रिपोर्ट. तो दिल्ली हैज रिमेन्ड एज द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है ना. बट इंडिया ऑन द होल had improved its average annual PM 2.5 particulate levels in 2020 than in 2019. तो इंडिया का जो PM 2.5 का लेवल था वो तो इंप्रूव हुआ है, लेकिन दिल्ली हैज रिमेन्ड एज द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड की जो सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है वो दिल्ली ही है. नाउ यहाँ पे देखो 15 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज. अगर आप देखो 15 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज, उसमें 13 जो है दे वर फ्रॉम इंडिया. एवरेज 2020 के जो PM 2.5 लेवल था 13 वर फ्रॉम इंडिया. जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड थी वो तो होतान थी फ्रॉम चाइना, होतान फ्रॉम चाइना. एंड दूसरी एक काशगर चाइना की सिटी है. अदरवाइज बीच में सारी की सारी सिटीज इंडिया की हैं. इसका सोर्स है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट. याद रखिएगा ये कहाँ से निकाला गया है, ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट से निकाला गया है, ठीक है ना. दैट इज फ्रॉम वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट. तो यहाँ पे दिल्ली जो है वो वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी आई है. और इसके अलावा हमने देखा कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी में अगर सिटीज़ वाइज देखें तो सिटीज़ वाइज में तो सबसे ज़्यादा आपकी ये होतान आया है. याद रखिएगा होतान आया है ना. एंड गाजियाबाद दूसरे नंबर पर है. 106.6 PM 2.5 का एवरेज लेवल था. PM 2.5 के बेसिस पे होतान सबसे ज़्यादा था. गाजियाबाद दूसरे नंबर पे था. बुलंदशहर, देन बिसराख, जलालपुर, देन भिवाड़ी, देन नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, फरीदाबाद, मीरठ, जींद, हिसार, लास्ट है काशगर. 15 टॉप 15 में फिर काशगर है. तो दीज आर द सिटीज़, आपको पता होना चाहिए, है ना. और अगर आप इंडिया का ओवरऑल स्टेटस देखें तो वो ज़रूर इंप्रूव हुआ है, लेकिन सिटी वाइज अगर आप देखेंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पीछे हैं. एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट फ्रॉम IQ एयर, ये रिपोर्ट जो है वो IQ एयर से आई है. अ स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी, स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी स्पेशलाइजिंग इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट एयरबॉर्न पॉल्यूटेंट्स. तो दिस कंपनी IQ एयर विच इज़ अ स्विस एयर क्वालिटी कंपनी, इट इज़ स्पेशलाइज्ड इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट एयरबॉर्न पॉल्यूटेंट्स, ठीक है ना. याद रखेगा. बांग्लादेश एंड पाकिस्तान वर द कंट्रीज इन 2020 विद वर्स PM 2.5 लेवल्स दैन इंडिया. बांग्लादेश और पाकिस्तान दो ऐसी कंट्रीज थी जिनके जो PM 2.5 लेवल्स थे वो इंडिया से ज़्यादा खराब थे. चाइना रैंक्ड 11th इन द लेटेस्ट रिपोर्ट, डिटरेशन फ्रॉम 14th इन द प्रीवियस एडिशन ऑफ द रिपोर्ट. 14 से 11वीं पोजीशन पर आ गया है चाइना, है ना. तो ये डिटरेशन ही है एक तरीके से, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना. ये जो टेबल हमने दिखाई है आपका वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट से निकाला है, ठीक है ना. वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट से निकाला है, ठीक है. और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, इसको याद रखिएगा. और इसको जो निकालता है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ये IQ एयर ही निकालता है. वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आपका IQ एयर ही निकालता है, ये भी आप याद रखिएगा. वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आपका IQ एयर निकालता है, ठीक है ना. आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है. चेंजेस इन द NCT एक्ट रिवाइव पावर टेसल. अब मैंने कल आपको एक बताया था कि एक बिल लाया गया है जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को काफ़ी ज़्यादा पावर्स दी जा रही हैं. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021, 2021 का नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल, ठीक है. नाउ द एक्सप्रेशन गवर्नमेंट रिफर्ड टू इन एनी लॉ to be made by the legislative assembly shall mean the lieutenant governor. तो यहाँ पे इस बिल में कह दिया गया है कि एक्सप्रेशन गवर्नमेंट रिफर टू इन एनी लॉ to be made by the legislative assembly shall mean the lieutenant governor. मतलब गवर्नमेंट का मतलब ही लेफ्टिनेंट गवर्नर कर दिया है. देन द असेंबली शेल नॉट मेक एनी रूल टू इनेबल इटसेल्फ और इट्स कमिटीज टू कंसीडर द मैटर्स ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैपिटल और कंडक्ट इंक्वायरीज इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस. मतलब असेंबली शेल नॉट मेक एनी रूल इन डे टू डे. तो फिर असेंबली करेगी क्या? मतलब पता नहीं क्यों इसको किया जा रहा है, फिर तो भैया हटा ही दो ना.
आप कुल मिलाकर के ये बोल दो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अकेला ही रूल करेगा। तीसरा है, बिफोर टेकिंग एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन इन परसुएंस ऑफ द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अ मिनिस्टर टू एक्सरसाइज पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, appropriate government, lieutenant governor, administrator or chief commissioner as the case may be, under any law in force in the capital, the opinion of the lieutenant governor in terms of proviso of to clause 4 of the article 239 AA of the constitution shall be obtained on all the matters as may be specified by journal or by special order by the lieutenant governor। मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ आपको हर चीज डिस्कस करना पड़ेगा, उसका ओपिनियन लेना पड़ेगा। Now when the bill is passed by the assembly it shall be presented to the lieutenant governor for his assent. He shall either approve the bill or withhold it or may reserve the bill for president's consideration। मतलब कोई बिल अगर पास हो रहा है तो फिर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगा असेंट के लिए। मतलब कि हद ही हो गई है यार। मतलब किसी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को इससे ज़्यादा और क्या ही बुरा हो सकता है कि वो फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट किसी काम की ना रह जाए। All the executive actions of the lieutenant governor, whether taken on the advice of his ministers or otherwise, shall be expressed to be taken in the name of the lieutenant governor। तो सारे कुछ अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम पे ही होंगे, ऐसा ये एनसीटी का अमेंडमेंट बिल जो 2021 का है वो ऐसा बोल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये कुछ लोग ये कह रहे हैं, जो एनालिस्ट हम कह रहे हैं कि जो चेंजेस हैं दे विल रेंडर द COM ऑफ दिल्ली एज मेयर वेस्टिजियल ऑर्गन। फिर जो CM और COM रहेंगे ये केवल वेस्टिजियल ऑर्गन्स बन के रह जाएंगे, यानी कि ऐसे ऑर्गन जिनका मतलब जो है तो लेकिन कोई काम नहीं परफॉर्म कर रहे। हिस्टोरिकली मे बी दे वुड हैव बीन परफॉर्मिंग सम वर्क बट प्रेजेंटली दे आर जस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी बट नॉट परफॉर्मिंग एनी टास्क, कोई काम नहीं करते, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन बन जाएंगे। यहीं पे CPIM का ये ज़रूर कहना है और अच्छा पॉइंट भी है कि जो अगर बिल पास हो जाता है तो ये वॉयलेट कर देगा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को। अब एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने 1-2 साल पहले ही एक डिसीजन लिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि LG के पास हर बिल नहीं जाना चाहिए एड एंड एडवाइस के लिए, और LG हर बिल को रिजर्व ना करे एड एंड एडवाइस के लिए टू द गवर्नमेंट, है ना। और उन्होंने ये भी कहा था कि LG जो रहेगा दैट विल बी बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। LG जो रहेगा वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बाउंड रहेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोला है जजमेंट में। तो अगर आप इस तरीके का जजमेंट पास करते हैं या इस तरीके का बिल पास करते हैं तो दैट वुड बी वायलेटिव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट चला जाएगा। तो देखते हैं कि क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट फिर इसको किस तरीके से लेता है। अगला जो आर्टिकल एडिटोरियल सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे वो है रिस्पॉन्सिबल AI, द नीड फॉर एथिकल गार्ड रेल्स। अब यहाँ पे AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है और ऑथर ने कहा कि AI जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमको एथिकल गार्ड रेल्स यानी कि एथिकल गार्डिंग हमको उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली बात तो ऑथर ने बोला कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल हार्ट एंड सोल है ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो फोर्थ IR की हम बात करते हैं, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका हार्ट एंड सोल है, बिल्कुल सही बात है। और इट इज एम्बेडेड इन द रिकमेंडेशन वी गेट ऑन आवर फेवरेट स्ट्रीमिंग और शॉपिंग साइट। अब देखो AI का यूज कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो ऑथर ने कहा कि हम जब मोबाइल चलाते हैं, शॉपिंग साइट पे जाते हैं, तो जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो हमारे अकॉर्डिंग आ रहे हैं। GPS में हमको कहाँ जाना है वो हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है। देन इसके अलावा हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो वो अपने आप ऑटो कंप्लीट बता रहा है कि आप यही लिखना चाहते हैं। तो ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं दे आर एक्चुअली फ्रॉम द AI ओनली। जितना ज़्यादा आप इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा वो स्मार्ट होती जाएगी। AI जो है वो एडेप्टिव है, वो लर्निंग करती रहती है, वो आपकी चीज़ों को पढ़ के आपका एटीट्यूड समझ जाती है। जैसे आपने यूट्यूब में सर्च किया, अब 4-5 दिन अगर आपने एक ही तरीके की चीज़ें देख ली, इनफैक्ट 4-5 दिन तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मैं बता रहा हूँ, अगर आपने 4-5 बार भी सर्च कर लिया कोई इस तरीके की चीज़ें तो बिलीव मी आपको वही ऑप्शंस आएंगे। अगर आपने कॉमेडी वीडियो, स्टैंड अप कॉमेडी के सर्च कर लिए, आप देखो आपको दुनिया भर के स्टैंड अप कॉमेडियंस की वीडियो देखने को मिल जाएंगे, है ना। आपने गाने सर्च कर लिए बॉलीवुड के तो बॉलीवुड गाने आने, हॉलीवुड के गाने तो हॉलीवुड गाने आने लगेंगे। तो ये बेसिकली एक तरीके से AI का ही काम है जो आपके यूज के द्वारा आपके एटीट्यूड को समझता है एंड देन उसके बाद वो रिजल्ट्स को जनरेट करना है। तो सोचो कितना ज़्यादा ब्रॉड तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। कुछ जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, कंपोनेंट्स हैं AI के, वो है ऑटोमेशन। मतलब एक तो ऑटोमेशन बहुत बड़ा पार्ट है। बिग डेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिग डेटा का मतलब होता है कि डेटा को इकट्ठा करना और उससे फिर
रेलिवेंट डेटा को बाहर निकालना, मतलब कि बहुत सारे डेटा को इकट्ठा करना एंड देन उससे जो मोस्ट रेलिवेंट डेटा है उसको बाहर निकालना, ये बिग डेटा कहलाता है। देन एल्गोरिदम्स, एल्गोरिदम्स ऑब्वियस सी बात है क्योंकि बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो एल्गोरिदम, बिग डेटा एंड ऑटोमेशन, दे आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट, ठीक है ना। तो ऑथर ने यहाँ पे बोला है एआई कैन लीपफ्रॉग अस टुवर्ड्स इराडिकेटिंग हंगर। बहुत सारे चैलेंजेस जो कि एआई सॉल्व करवा सकता है, जैसे कि चाहे वो हंगर को सॉल्व करना हो, चाहे पॉवर्टी को, चाहे डिसीजेस को। देन अनइमेजिनेबल पाथवेज ओपन कर सकता है इन द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन ऑल्सो, एजुकेशन ऑल्सो एंड साइंटिफिक डिस्कवरी ऑल्सो। तो नॉट ओनली जस्ट इन स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, साइंटिफिक डिस्कवरी, बट ऑल्सो इन इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, हंगर एंड डिसीजेस, इवन एआई कैन बी ऑफ हेल्प, है ना, बहुत ज़्यादा हेल्प का हो सकता है। अगर आप देखें तो ऑलरेडी कई जगहों पे एआई हैज़ हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग द क्रॉप यील्ड्स, it has raised the business productivity, it has improved access to credit and it has made cancer detection faster and more precise। तो ये बहुत सारे फील्ड्स है जहाँ पे एआई ऑलरेडी काम कर रहा है, चाहे वो क्रॉप यील्ड को बढ़ाने की बात हो, चाहे वो बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात हो, चाहे वो एक्सेस टू क्रेडिट को इंप्रूव करने की बात हो, या फिर कैंसर डिटेक्शन को और ज़्यादा फास्ट और प्रिसाइज करने की बात हो, इन सब में एआई ऑलरेडी काम कर रहा है। Then it could contribute more than $15 trillion to the world economy by 2030, adding 14% to the global GDP, है ना। तो ये लगभग 15 ट्रिलियन टू द वर्ल्ड इकोनॉमी ऐड कर सकता है बाय 2030 एंड ये ग्लोबल जीडीपी पे लगभग 14% ऐड कर सकता है। गूगल ने ऑलरेडी ये सब एनालिसिस कर लिया है। अगर आप देखें, ऑथर ने ये भी कहा है कि जो एसडीजीज हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें 169 टारगेट्स हैं, तो आउट ऑफ 169 टारगेट 79% ऑफ द टारगेट्स, यानी कि 134 आउट ऑफ 169 टारगेट्स इनको इनेबल कर सकता है एआई के थ्रू इनेबल किया जा सकता है। आगे ऑथर बताते हैं कि एआई कैन एक्टिवली हिंडर ऑल्सो। अब जैसे जितना हर सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं, एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स, वैसे ही एआई के भी 2 साइड्स हैं। एक तो हमने हेल्पफुल वाला देख लिया, दूसरा इसका हिंड्रेंस वाला पार्ट भी है। ऑब्वियस वाले लगभग 59 टारगेट्स ऐसे हैं, 35 टारगेट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये हिंड्रेंस भी पैदा कर सकता है। और हिंड्रेंस कैसे, बस देखो, एआई जैसे मैसिव कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी चाहिए। एआई का अगर आपको यूज़ करना है तो आपको मैसिव कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी चाहिए। अब मैसिव कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी अगर आपको चाहिए तो आपको बड़े बड़े कंप्यूटर्स और ये सब इंस्टॉल करने पड़ेंगे और इससे फिर कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा, ठीक है ना। देन एआई कैन ऑल्सो कंपाउंड डिजिटल एक्सक्लूजन। एआई के कारण डिजिटल एक्सक्लूजन भी हो सकता है, डिजिटल हैव्स एंड हैव नॉट्स में भी सोसाइटी डिवाइड हो सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप देखो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लो इनकम वर्कर्स हैं, ये सब लोग हैं, इनको रिप्लेस कर सकता है एआई। एआई कई जगहों पे जैसे ऑटोमेशन लेकर के आता है एआई। जब ऑटोमेशन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑटोमेशन आता है तो ह्यूमंस की ज़रूरत थोड़ा कम पड़ेगी। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ह्यूमंस को पूरी तरीके से मतलब कि रिप्लेस कर देगा, 100% रिप्लेसमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मशीन चलाने के लिए भी ह्यूमंस की जरूरत है। लेकिन बहुत जगहों पे जहां पे लो इनकम में, थोड़ा सा बहुत कम इनकम में काम कर रहे हैं लोग, उनको जरूर रिप्लेस किया जा सकता है बाय यूजिंग द एआई। तो उनके जॉब जो है वो जरूर चले जाएंगे। मेनी डेस्क जॉब्स विल बी एज्ड आउट, ठीक है ना। और दैट इज अ थिंग। एंड अगर आप क्लियर पॉलिसीज नहीं बनाते हो रीस्किलिंग वर्कर्स के लिए, वर्कर्स को रीस्किल करने के लिए, तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये सारी की सारी इनइक्वालिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी, है ना। तो आपको मशीन्स के साथ आपको वर्कर्स को भी उतना ही तेज़ी से अपडेट करना पड़ेगा, उतना ही तेज़ी से उनको स्किलफुल बनाना पड़ेगा। अब ऑथर ने देखो यहाँ पे और बोला है, जैसे कि 4 जो बड़ी कंपनीज हैं, अमेजॉन, गूगल, एप्पल, फेसबुक, है ना, ये जो कंपनीज हैं, ये इनके पास इतना पैसा है कि दे आर एक्चुअली जस्ट लाइक अ इकोनॉमी, एक नेशन के बराबर, मतलब बहुत सारे नेशंस के बराबर इनके पास अकेला पैसा है ना। एआई के पास काफ़ी कैपेबिलिटीज हैं टू इम्प्रूव बिलियंस ऑफ लाइफ, है ना। इट कैन रेप्लिकेट एंड एक्सासरबेट एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट न्यू वंस। देखो, दोनों चीजें कर सकता है ये, नई प्रॉब्लम्स खड़ी भी कर सकता है, पुरानी प्रॉब्लम्स सॉल्व भी कर सकता है। ऐसे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एआई को और ज्यादा ह्यूमनिस्टिक, थोड़ा सा मतलब कि मोरलिस्टिक
और एथिकल फ्रेमवर्क के साथ आगे बढ़ा है। देखो एआई जो है लर्निंग कैपेबिलिटी रखता है, तो जितना ज़्यादा आप मोरलिस्टिक और एथिकल इन सब के साथ उनको आगे बढ़ाओगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा फॉर द अपकमिंग जनरेशन, है ना। तो एआई के लिए ये भी ज़रूरी है, ठीक है ना। दूसरी चीज एआई का जब भी यूज करें तो हमको एक चीज बहुत ज्यादा दिमाग में रखनी पड़ेगी कि हम हम अपने जो प्राइवेसी है उसको पैरामाउंट्स दें, है ना। और ऐसा ना हो कि एआई में ऑटोमेशन हो रहा है, प्राइवेसी का हनन किया जा रहा है। ऐसा ना होना चाहिए कि किसी का डेटा, मतलब बिग डेटा के नाम पर हम लोगों का ही डेटा रिवील करते जा रहे हैं, ठीक है ना। मेनी algorithms आर देयर विच नो अस बेटर देन वी नो अवर सेल्फ। जितना हम अपने आप को जानते हैं तो algorithms जानती हैं हमको, है ना। तो ये बेसिकली ऐसा ना हो कि ये बिहेवियरलिस्टिक जो पैटर्न है ये लीक कर दिया जाए या किसी और के पास। तो प्राइवेसी भी एक कंसर्न है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका ने क्या किया, कैम्ब्रिज एनालिटिका ने यही सब किया और फिर वोटिंग डिसीजंस को चेंज कर दिया। बेसिक सी बात है, अगर टेक्नोलॉजी चाहे तो वो आपके डिसीजंस को चेंज करवा सकती है। कैसे चेंज करवा सकती है? जैसे कि अगर मैं आपको रोज रोज, आपको कार खरीदने का मन है, आपने एक बार कार सर्च की, अब मैं हर जगह आपको एक ही कार दिखा रहा हूँ, हर जगह आपको एक ही कार दिखा रहा हूँ, तो धीरे धीरे बिलीव मी आप उस कार की तरफ टिल्ट हो जाएंगे, है ना। अब वो ये टेक्नोलॉजी का काम है, टेक्नोलॉजी ऐसा कर सकती है अगर वो चाहे तो, है ना। तो दैट इज द थिंग, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहती है टेक्नोलॉजी। अगर आपको रोज रोज वही चीज़ दिखेगी तो अगर आप मूड में है तो आप वही चीज़ कर देंगे। तो एक तरीके से वोटिंग में भी सेम गोज टू द वोटिंग ऑल्सो। वोट देने का मन तो है ही, वोट देना ही है। तो ऐसे में अगर आपको किसी एक कैंडिडेट की अच्छाई और दूसरे की बुराई ही बस दिखाई जाए तो आप उसी कैंडिडेट को वोट करोगे ना। दैट इज द थिंग। तो एआई के बिजनेस मॉडल्स इस तरीके से भी है कि वो आपके डिसीजन मेकिंग को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड बिल्कुल सारे चैलेंजेस जो है एआई या एआई कंपनीज नहीं सॉल्व कर सकती, है ना। दे आर नॉट अलोन इन द डिप्लॉइंग और डेवलपिंग एआई, सो गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ टू डू सो। मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कंपनीज की नहीं है, गवर्नमेंट्स की भी है। और गवर्नमेंट बस की अकेली नहीं है, सोसाइटी ऑन द होल की भी है, ठीक है ना। सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसा कल्चर हम रखेंगे, मशीन्स हमसे ही सीख रही हैं, जैसा कल्चर हम रखेंगे वहीं से वो उनकी लर्निंग भी हो रही है। तो बेसिकली आगे बढ़ने के लिए वही ऑथर ने बोला है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि हार्म मिटिगेशन हो, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो और इस तरीके से इंक्लूजन हो, सोसाइटल ट्रस्ट बढ़े फॉर एआई। कुछ इस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंक्लूजन एंड सोसाइटल ट्रस्ट रिगार्डिंग एआई शुड इंक्रीज। अब यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल रोड मैप ऑन डिजिटल कोऑपरेशन। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल्स रोड मैप ऑन डिजिटल कोऑपरेशन बनाया गया। इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें इट लेज आउट द नीड फॉर मल्टी स्टेक होल्डर एफर्ट ऑन ग्लोबल कोऑपरेशन। सो एआई इज यूज्ड इन अ manner that is trustworthy, human rights based, safe and sustainable and promotes peace। तो ये यूनाइटेड नेशन के बेसिकली कहना चाहिए सेक्रेटरी जनरल्स रोड मैप ऑन डिजिटल कोऑपरेशन एक डॉक्यूमेंट है जो कि एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह काम कर सकता है। उसमें किस तरीके से एआई को ट्रस्टवर्दी, ह्यूमन राइट बेस्ड, सेफ एंड सस्टेनेबल एंड प्रमोटिंग पीस के हिसाब से रखा जाए, वो सारी बातें की गई हैं, ठीक है ना। यूनेस्को हैज ऑल्सो डेवलप्ड अ ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड सेटिंग ड्राफ्ट रिकमेंडेशन ऑन द एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यूनेस्को ने भी एक ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड सेटिंग ड्राफ्ट बनाया है एंड रिकमेंडेशन ऑन द एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मेंबर स्टेट्स, ठीक है ना। Then many countries, including India, are cognizant of the opportunities and the risks and are striving to strike the right balance between AI promotion and AI governance। तो बिल्कुल सही बात है, AI प्रमोशन और AI गवर्नेंस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमोशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गवर्नेंस के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बनाने की जरूरत है। दैट इज द नीड ऑफ द आवर। और नीति आयोग ने भी, नीति आयोग इज ऑल्सो आयोग्स रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल स्ट्रैटेजी। नीति आयोग की भी एक स्ट्रैटेजी आई है जिसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल स्ट्रेटेजी। ये भी बेसिकली एक ईयर लॉन्ग कंसल्टेटिव प्रोसेस है, ईयर लॉन्ग कंसल्टेटिव प्रोसेस है, ठीक है ना। सो दीज आर द थिंग्स एंड बेसिक बात वही है कि एआई अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो मतलब एथिकल स्टैंडर्ड्स को छोड़ा तो फिर दैट कुड बी वेरी हार्मफुल और डेंजरस फॉर द सोसाइटी एज वेल। ऑन द डिफिकल्ट ट्रेल ऑफ इंडियाज मोस्ट वांटेड, अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है इट इज़ रिगार्डिंग द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना।
एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के कुछ लैकुने भी हैं और कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं जिनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ऑथर ने यही बोला है कि अभी जो है कि इंडिया के जो मोस्ट वांटेड है नीरव मोदी और विजय माल्या, उनके ऊपर ये आर्टिकल लिखा है कि किस तरीके से उनको लाने में डिफिकल्टी हो रही है। नीरव मोदी के लिए तो ठीक है, उनको तो जेल पहुंचा दिया। विजय माल्या के केस में जैसे उसने असाइलम मांग लिया है, एक्स्ट्राडिशन, तो एक्स्ट्राडिशन एक मेजर इशू है जो कि जिसमें कि आपका सीबीआई लगा रहता है किसी तरीके से आपका एक्स्ट्राडिशन करने के लिए, है ना। एंड जो रिसेंट टाइम से परफॉर्मेंस रही सीबीआई की वो मिक्स्ड बैग रही। कहीं जगहों पे तो ग्लोरी भी है और कहीं जगहों पे शेम भी है। फॉर एग्जांपल एक दूसरे के ऊपर ही आरोप लगा करके बीच में वो हट गए थे, तो ये से शेमफुल मूवमेंट था। लेकिन नीरव मोदी का केस देखो, वहाँ के केस में थोड़ा वो एक ग्लोरी वाला मूवमेंट आ रहा है ना। And fortunately, CBI is learned to have received the unstinted support of the Crown Prosecution Service of the United Kingdom. नीरव मोदी के केस में काफ़ी ज़्यादा उनको सपोर्ट मिला एंड नीरव मोदी एक्सपेक्टेड टू बी लॉज्ड एट द आर्थर रोड जेल एंड एक्स्ट्राडिशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन हु हैव फ्लेड इंडिया इन द टफेस्ट टास्क बिफोर द सीबीआई। तो सबसे टफ टास्क होता है सीबीआई के सामने, वो एक्स्ट्राडिशन होता है उन व्यक्तियों का जो कि इंडिया छोड़ के भाग चुके हैं, ठीक है ना। एंड सीबीआई ने नीरव मोदी के केस में अच्छा काम किया, दैट इज व्हाट द ऑथर सेज। लेकिन माल्या जो है ही हैज सॉट असाइलम इन दैट कंट्री। तो अब ये देखते हैं कि माल्या को किस तरीके से एक्स्ट्राडिशन होगा भी कि नहीं होगा, है ना। एंड यहाँ पे ऑथर ने देखो क्या गया, एक्स्ट्राडिशन के टाइम पे कुछ चीज़ें हैं जो कि एक्यूज करते हैं। क्या करते हैं? पहली चीज़ तो दे ट्राई टू प्रूव दैट द ऑफेंस अलेज्ड अगेंस्ट हिम वाज नॉट इन द स्टैट्यूट्स ऑफ द कंट्री वेयर ही इज लिविंग। मतलब कि पहली चीज़ तो वो ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि जो ऑफेंस उन्होंने किया है वो वहाँ की रूल बुक्स पे है ही नहीं। दूसरी चीज वो करते हैं क्या, वो बोलते हैं कि जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है या जो उनके ऊपर कहना चाहिए कि केस बन रहा है वो बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल कंसिडरेशंस बन रहा है। उनका ये कहना रहता है कि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के कारण उनके ऊपर केस हो रहा है। एंड तीसरी स्ट्रैटेजी उनकी ये रहती है, वो बोलते हैं कि जो कंट्री में आप हमको भेज रहे हो वहां पर पूरे ह्यूमन राइट्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं, दे आर नॉट फुलफिलिंग द ह्यूमन राइट्स देयर, है ना। Now the London judge he rejected all the three contentions put forward by Mr. नीरव मोदी's counsel एंड इसी कारण से अब उनको जो है वहां से एक्स्ट्राडिशन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वही बात है कि विजय माल्या के केस में क्यों नहीं हो रहा। तो ऑन ऑल सच मैटर्स अनदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ टॉर्चर फॉर द प्रोसिक्यूशन इज द सो कॉल्ड लेटर रोगेटरी। तो लेटर रोगेटरी क्या है? रेलिवेंट कोर्ट इन इंडिया विल हैव टू इशू टू द करस्पॉन्डिंग कोर्ट अब्रॉड to get hold of the documents or examining witnesses of the in the countries involved, ठीक है ना। तो अगर इंडिया की किसी कोर्ट को यूके की किसी कोर्ट से कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए या विटनेस को एग्जामाइन करना है तो उसको लेटर रोगेटरी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रोसिक्यूशन के लिए लेटर रोगेटरी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। इट्स अ पेनफुली लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस एंड काफ़ी ज़्यादा ये भी टाइम टेकन रहती है ना। And courts in India are sometimes unfair to investigating agencies by lambasting them for being responsible for delays। अब देखो कई बार कोर्ट्स भी हैं जो कि अब वो सीबीआई को डांट लगाएंगे, वो इनको फटकार लगाएंगे। लेकिन वही ऑथर बोल रहा है कि सीबीआई अकेला क्या करेगा, लेटर रोगेटरी जो प्रोसेस है वो अपने आप में बहुत लंबी प्रोसेस है, वो काफ़ी डिले करवाती है। तो ऐसे में फिर ये कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगला जो आर्टिकल है वो है अर्जेंटली इन्वेस्ट इन पब्लिक हेल्थ। यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि पब्लिक हेल्थ में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। हेल्थ क्राइसिस पैंडेमिक जब आया तो हमने देखा कि किस तरीके से आशा वर्कर्स और इन सब लोगों ने काम किया एंड बहुत सारे लाइव्स को सेव करने में उन्होंने मदद भी की। हेल्थ केयर पर्सनल्स जो कि इतने ज़्यादा काम करते हैं, है ना, और दे आर पुटिंग द बेस्ट फॉर द सर्विस ऑफ द अदर्स। एंड यहाँ पे देखो पब्लिक हेल्थ के अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। पब्लिक हेल्थ में एक डिफरेंस ये होता है कि नॉर्मल जो आप बात कर रहे हैं हेल्थ केयर कैपेबिलिटी में इंडिया की रैंक जो है वो काफ़ी अच्छी है। हेल्थ केयर कैपेबिलिटीज़ में इंडिया काफ़ी अच्छे रैंक पर आता है, ठीक है ना। लेकिन अगर पब्लिक हेल्थ की बात की जाए तो फिर ऐसे में इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे हो जाता है। चाहे हमारे यहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देख लो, चाहे हमारे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर देख लो, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है इंडिया में। मतलब गवर्नमेंट इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रही है कि गरीब आदमी को पैसा ना लगे। गरीब आदमी अगर 100 रुपये दे रहा है तो 35 रुपये तो अपनी जेब से ही दे रहा है, 65 रुपये, है ना। तो मतलब कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा ये रिग्रेसिव होता है, क्योंकि कि रिच भी उतना ही दे रहा है और पुअर भी लगभग उतना ही पैसा दे रहा है किसी एक इलाज के लिए, तो दैट इज़ रॉन्ग। बट अभी आयुष्मान भारत और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के आने से ये चीज़ थोड़ा सा ठीक हुई है, दैट थिंग इज इम्प्रूविंग अ लॉट, और पब्लिक हेल्थ में और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अब देखो ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि हेल्थ केयर रिफर्स टू द ट्रांजेक्शन बिटवीन वन केयर गिवर एंड वन सिक पर्सन। हेल्थ केयर जो होता है वो एक केयर गिवर होता है और एक सिक पर्सन होता है, लेकिन जब पब्लिक हेल्थ की बात हम करते हैं तो पब्लिक हेल्थ में केयर गिवर के सामने पूरी कम्युनिटी है, केयर लेने के लिए पूरी की पूरी कम्युनिटी है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन बैठी हुई है जो आपसे केयर लेना चाहती है। सो दैट इज द डिफरेंस कि पब्लिक हेल्थ बहुत ब्रॉड स्केल में होता है, छोटे स्केल में नहीं होता। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको अगर कुछ चीज़ ठीक करनी है पब्लिक हेल्थ को, तो आपको डेटा आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। यू शुड हैव द डेटा। जो भी HIV एड्स से जूझ रहे हैं, जो पोलियो से जूझ रहे हैं, चाहे हमने पोलियो एलिमिनेशन का देखा तो पहले हमारे पास डेटा तो आया ना, तब तो हम कोई काम करेंगे। भाई कितने डोसेज चाहिए, कितना क्या चाहिए, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड में भी हमने देखा कि डेटा डेली इकट्ठा किया जा रहा था, तो इसका रीजन होता है डेटा से आप एक ट्रैक बना कर रख सकते हैं कि कौन से रीजन्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से पे कम देना है, ठीक है ना। देन हमने देखा कि यहाँ एक सोशल वैक्सीन इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ। सोशल वैक्सीनेशन जैसे कि कोविड के केस में हमने देखा फेस मास्क, हैंड हाइजीन, फिजिकल डिस्टेंसिंग, फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन बाय वैक्सीनेशन, ये सारे सोशल वैक्सीन में आते हैं, ठीक है ना। नॉन फार्माकोलॉजिकल प्रिवेंटिव इंटरवेंशन है जैसे कि फेस मास्क, हैंड हाइजीन, फिजिकल डिस्टेंसिंग और फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन जैसे कि वैक्सीनेशन, दे ऑल आर पार्ट ऑफ योर पब्लिक हेल्थ ओनली। ये फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल दोनों आपके इंटरवेंशन जो है वो पब्लिक हेल्थ का ही पार्ट है। सोशल वैक्सीनेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ। कुल मिलाकर के सोशल वैक्सीनेशन जो है वो पब्लिक हेल्थ का ही बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है ना। दैट इज अ थिंग। In the absence of public health infrastructure, India's AIDS task force designed and successfully applied the social vaccine during the HIV/AIDS epidemic। तो HIV/AIDS के टाइम पे जो इंडियाज एड्स टास्क फोर्स थी उसने काफ़ी अच्छे से सोशल वैक्सीन का पालन करवाया। और पोस्ट वैक्सीनेशन सर्विलांस, कुछ और फंक्शंस भी है पब्लिक हेल्थ में, जैसे पोस्ट वैक्सीनेशन सर्विलांस, इट्स वेरी वाइटल फॉर असेसिंग द वैक्सीनेशन एफिकेसी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वैक्सीनेशन एफिकेसी का, है ना। एंड ये भी एक लैकुना है जो कि हमारे पब्लिक हेल्थ में देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली बात है, कोविड की वैक्सीन के बाद ही कई लोगों ने बोला कि हमारे यहाँ वो ब्लड में क्लॉट पड़ने लगा है। तो ये सारी चीज़ें सर्विलेंस करने की ज़रूरत है और उसको ठीक करने की ज़रूरत है। अगर क्या परेशानी है उसको पता करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। एंड इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक हेल्थ कैन ओनली इंप्रूव दिस सिचुएशन। ये सारी चीज़ें ठीक करने के लिए पैसा लगेगा, पैसे के लिए इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अगला जो आर्टिकल है वो है रोबस्ट इकोनॉमिक रिलेशनशिप। और उसमें इस पॉइंट में वो एरियाज लिखे हैं जिसमें इंडिया और अमेरिका को कोऑपरेट करना चाहिए। तो CII ने ये एरियाज निकाले हैं। पहला है कोलैबोरेटिव रिस्पांस टू द पैंडेमिक। पहला जो एरिया है वो है कोलैबोरेटिव रिस्पांस टू द पैंडेमिक, यानी कि ग्लोबल जो पैंडेमिक आया उसको ठीक करने का कोलैबोरेटिव रिस्पांस देना चाहिए। सेकंड है मैक्रो ट्रेड आर्किटेक्चर कैन बी स्ट्रेंथेंड विद अ ब्रॉड ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब ट्रेड एग्रीमेंट करने की जरूरत है। मार्केट एक्सेस को इंप्रूव करने की जरूरत है। और जैसे कि GSP जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से इंडिया को हटा दिया गया है, तो उस पर हमको लाने की जरूरत है वापस से, ठीक है ना। तो इनके लिए हम डिस्कस कर सकते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए हम डिस्कस कर सकते हैं। थर्ड है मोबिलिटी ऑफ द प्रोफेशनल लेबर, मतलब जैसे कि कई बार अमेरिका क्या करता है कि कुछ नए नए नियम बना देता है कि भैया अब H1B वीज़ा में रोक लग जाएगी, रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है उनको दूर करने की जरूरत है, लेबर मोबिलिटी को इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है ना। एक्सेस टू मार्केट ये इंप्रूव करने की जरूरत है, लेबर मोबिलिटी को इंप्रूव करने की जरूरत है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। चौथा पॉइंट जो है डिफेंस इंडस्ट्रीज में हम टाई अप कर सकते हैं, डिफेंस इंडस्ट्रीज में अपने कोलैबोरेशन कोऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं। US टेक्नोलॉजी एंड इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, इन सब दोनों को मिला दिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फिफ्थ है इंगेजमेंट फॉर SMEs, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए हम इंगेजमेंट कर सकते हैं, है ना। एंड US की जो स्मॉलर कंपनीज हैं दे कैन ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल एंड दे कैन ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी इन दिस कंट्री, तो ये भी अच्छी बात है। सिक्स है क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज। क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज के टॉपिक में भी हम काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेट कर सकते हैं। एंड इंडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा इसमें रैपिड स्ट्राइड्स लिए हैं, तो हम उनसे भी और ज़्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवा सकते हैं। सिक्स्थ है। सेवन्थ है पार्टनरशिप इज क्रिटिकल। इंडिया हैज़ प्रूव्ड दैट डिजिटल इकोनॉमी पार्टनरशिप, डिजिटल इकोनॉमी में हमको पार्टनरशिप करने की जरूरत है, चाहे वो रोबोटिक्स हो, स्पेस हो, AI हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो। डिजिटल टेक्नोलॉजीज में हमको इनके साथ कोलैबोरेट करने की जरूरत है। सो दीज आर द एरियाज जहाँ पे ऑथर ने बताया
कम आउट विद रूल कर्व फॉर मुल्ला पेरियार सुप्रीम कोर्ट ने अब बिल्कुल कहा है तमिलनाडु गवर्नमेंट को कि यू शुड कम आउट विद अ रूल कर्व का मतलब क्या होता है? देखो, रूल कर्व एक डैम के लिए उसके फ्लक्चुएटिंग स्टोरेज लेवल्स को डिसाइड करता है। मतलब रूल कर्व बताता है कि कितना पानी रहेगा, कब पानी खोलना है, कब बंद करना है। रूल कर्व इन अ डैम डिसाइड्स द फ्लक्चुएटिंग स्टोरेज लेवल्स इन द रिजर्वॉयर, ठीक है ना। गेट ओपनिंग शेड्यूल ऑफ द डैम इज बेस्ड ऑन द रूल कर्व। तो गेट ओपन करने का जो शेड्यूल है वो रूल कर्व पे ही बेस्ड है, बट मुल्ला पेरियार डैम के लिए कोई रूल कर्व नहीं बना है। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड केरला। तमिलनाडु का ये कहना है कि केरला जो है वो अड़ंगा लगा रहा है और केरला के कारण हम नहीं बना पा रहे हैं रूल कर्व, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुल्ला पेरियार के लिए आपको रूल कर्व जल्द से जल्द बनाने की जरूरत है। आगे मूव करते हैं, सेंसस इंटरिम डेटा बाय 2024। तो सेंसस का जो इंटरिम डेटा है वो 2024 तक आ जाएगा। और आप सबको ये तो पता है ना कि जो मेयो था, लॉर्ड मेयो था, 1872 में पहला सेंसस किया था। 1881 में फिर पहला ऑफिशियल सेंसस हुआ था लॉर्ड रिपन के टाइम में, है ना। तो ये वह सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, है ना, इसको भूलिएगा नहीं, बेसिक भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा 2024 तक डेटा आ जाएगा। ऑथर ने ये बताया कि देखो, लास्ट सेंसस जो हुआ था 2011 में हुआ था, और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का जो डेटाबेस है वो लास्ट 2015 में अपडेट हुआ था, ठीक है ना। तो ये भी उन्होंने चीज़ बताई कि 2015 में अपडेट हुआ था, एंड जो लास्ट सेंसस था वो 2011 में हुआ था। ऑब्वियसली बात है 2021 का डेटा इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि ये डिले होगा बिकॉज ऑफ द कोविड-19। अब 2024 तक जो है वो कोशिश है कि जो इंटरिम डेटा है वो आ जाएगा, ठीक है ना। दैट विल बी द थिंग। सेंसस की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के टाइम पे भी ये इसके बारे में थोड़ा मेंशन है कि पॉपुलेशन काउंट तो ऋग्वेद के टाइम पे भी होता है। पहला जो सिंक्रोनस सेंसस है इंडिया में 1881 में हुआ था, एंड सेंसस कमिश्नर होता है बेसिकली, जिसके अंतर्गत ये पूरा काम किया जाता है। द सेंसस कमिश्नर इज देयर, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या है। राज्यसभा पासेस द एमटीपी बिल। तो एमटीपी एक्ट आप सबको पता होना चाहिए, ओरिजिनली 1971 में आया था। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया था 1971 में। अब एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 आया है, जिसको कि राज्यसभा ने पास कर दिया है। एंड इसमें क्या होगा, देखो अभी तक क्या रूल था मैं बता देता हूँ। करंटली क्या था कि अगर 12 हफ्तों तक अबॉर्शन हो रहा है तो एक डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए इफ द अबॉर्शन इज डन विद इन 12 वीक्स ऑफ द कॉन्सेप्शन। देन अगर 12 to 20 वीक्स के बीच में अबॉर्शन कराना है तो 2 डॉक्टर्स का आपको कंसेंसस चाहिए, आपको 2 डॉक्टर्स का ओपिनियन चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अब जो नया बिल आया है तो इसमें एक नई कैटेगरी कर दी गई। तो कि अगर आप टर्मिनेशन करना चाहते हैं 20 से 24 हफ्तों के बीच में, तब आपको 2 कैटेगरी का चाहिए। 20 हफ्तों तक आपको एक ही कैटेगरी का चाहिए, एक ही डॉक्टर का चाहिए। 20 से 24 में आपको 2 डॉक्टर्स का ओपिनियन चाहिए, अब नए अमेंडमेंट बिल के अकॉर्डिंग, है ना। और अगर आपको 24 हफ्तों के बाद करवाना है अबॉर्शन तो फीटल एबनॉर्मलिटी के केस में ही हो सकता है वो, और अगर मदर को खतरा है तो ही हो सकता है। और इसमें आपको ओपिनियन लेना पड़ेगा स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड का। स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन इसमें जरूरी हो जाएगा, ठीक है ना। अब एनर्जी मीट कॉल्स फॉर फास्टर शिफ्ट टू रिन्यूएबल्स। तो इरीना की मीटिंग थी। इरीना की मीटिंग में ये निकल के सामने आया कि अब हमको जल्दी से जल्दी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करने की ज़रूरत है ना। अब इरीना आप सबको पता है कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के फास्टर अडॉप्शन को प्रमोट करती है, ठीक है ना। रिन्यूएबल एनर्जी के अडॉप्शन को प्रमोट करती है। 2009 में बनी थी, है ना। एंड इसका जो स्टैट्यूट फोर्स में आया 2010 में आया। इसका हेडक्वार्टर जो है वो अबू धाबी में है। द हेडक्वार्टर ऑफ इरीना इज इन अबू धाबी। इसका हेडक्वार्टर अबू धाबी में है। एंड इरीना एक ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वर है, ये यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वर है। और इसने ये भी एस्टिमेट किया कि 2050 तक 90% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी वुड बी सप्लाइड बाय रिन्यूएबल एनर्जी, 6% फ्रॉम नेचुरल गैस एंड रिमेनिंग फ्रॉम न्यूक्लियर। तो ये ऐसा उन्होंने प्रेडिक्शन किया, देखते हैं कितना ज़्यादा सही होता है। बट दैट इज इट फ्रॉम दिस पार्ट। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.